कि आप इस इत्तेहाद और आपने आज जो जज्बे का मुजाहरा किया उसको बरकरार रखिए। इत्तेहाद की निशानी ये है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप पतंग छाप पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, तो वो आपका इत्तेहाद की कामयाबी होगी। अगर आप इस जनसभा में आ गए और नारे लगा दिए, फोटो निकाल लिए, वीडियो निकाल लिए, तो इत्तेहाद नहीं है ये इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद वो है जब सब मिलकर मतदान के दिन आप जाकर मजलिस पार्टी के हक में पतंग छाप पर वोट लगाएंगे, तो वो आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि तुम हाथी हो, हाथी की तरह तुम हो, यानी तुम समझो कि तुम क्या हो। सत्ता से अगर कोई उखाड़ फेंकेगा तो हम ही लोग उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन सीमांचल पर ओवैसी का क्यों फोकस है? 4 का बदला 40 से लेंगे। अब ये 4 क्या है? ये दावेदारी के लिए वो दबाव बना रहे हैं कि सिर्फ भीड़ लगाने से चीजें नहीं बदलेगी, आपको मतदान केंद्र तक पहुंचना होगा। आप मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे तभी जो है सियासत बदलेगी। और अमित शाह और मोदी जैसे नेता जो है वो टारगेट कर रहे हैं, अमित शाह मोदी के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं। सीमांचल में लगातार ओवैसी कार्यक्रम कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। खुले मन से मुसलमान को खासकर एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। कई कार्यक्रम उन्होंने किए और उस कार्यक्रम में उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार में बदलाव आएगी। 19% मुसलमान जो हैं वो बिहार में हैं, और अगर सीमांचल की जनता खासकर चाहे, सीमांचल की आवाम चाहे, तो ओवैसी की पार्टी जो है वहां कुछ ऐसा कर देगी जिसे कि लोग देखते रह जाएंगे। ये तमाम बातें जो है उन्होंने कही खुले मन से। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि तुम हाथी हो, हाथी की तरह तुम हो, यानी तुम समझो कि तुम क्या हो इस राज्य के लिए या इस देश के लिए। तुम अमित शाह और मोदी तमाम लोगों को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सत्ता से अगर कोई उखाड़ फेंकेगा तो हम ही लोग उखाड़ फेंकेंगे। यानी मुख्य रूप से जो ओवैसी का ध्यान है वो सीधे तौर पर है कि जो मुसलमान वोटर हैं खासकर उनको पोलराइज किया जाए, उनको एक साथ जो है रखा जाए। क्योंकि ये उत्साह कैसे आया? तो इस उत्साह के पीछे जो है वो 2020 का विधानसभा चुनाव है। जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि ओवैसी ने जो है लगातार, आप सीमांचल क्षेत्र की ही बात कर ले तो ओवैसी की पार्टी जो AIMIM ने वहां पर 14 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और 5 विधानसभा सीटों में जीत हासिल की थी। तो एक उलटफेर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने कर दिया था वहां पर। और उलटफेर मामूली उलटफेर आप नहीं समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके से उनको था कि मुझे जीतना है और मुसलमानों को खासकर पोलराइज करने का जो काम है वो उन्होंने बखूबी कर दिया था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीमांचल पर ओवैसी का क्यों फोकस है। सीमांचल पर ओवैसी का इसलिए फोकस है कि वहां जो 4 जिले हैं, जो पूरे सीमांचल के अगर बात करें तो 24 विधानसभा सीट है जो 4 जिलों में विभक्त है। 4 जिले के अंदर जो है ये 24 विधानसभा सीटें आती है। इसमें मुस्लिम आबादी जो है वो काफी संख्या में है। अगर आप किशनगंज की बात करें तो 68% मुसलमान जो है किशनगंज में है। यदि आप अररिया की बात करें तो 43% और कटिहार में 45%, वहीं पूर्णिया में जो है 39% मुसलमान हैं। तो ये जो मुस्लिम वोटर हैं इनको कहीं ना कहीं वो पोलराइज करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं और 2020 में उन्हें सफलता भी मिली थी। 5 सीटें वो जीत कर आए थे। आपको बताएं कि 2020 में जो है महागठबंधन यानी कि तेजस्वी जी जो हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहे वहां पर सीमांचल में। और सीमांचल में 2015 के जो नतीजे थे उससे बेहद ही खराब नतीजे उनके 2020 के विधानसभा चुनाव में हुए। और उसका जो है मुख्य किरदार ओवैसी की पार्टी को ही माना जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने वहां अपना परफॉर्मेंस किया वहां उनको नुकसान हुआ। तो इस बार जो ओवैसी लगातार सीमांचल में कैंप किए हुए हैं तो वो टारगेट कर रहे हैं अमित शाह मोदी के साथ। सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं तो वो तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं। लालू यादव की तरफ उनका कहीं ना कहीं टारगेट पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने एक दबाव बनाने की प्रक्रिया ये चलाई जा रही है। ओवैसी ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है महागठबंधन का एक पार्ट ओवैसी भी बने। उन्हें जो है उन्होंने कुछ सीटों का डिमांड किया है कि वो सीटें अगर उन्हें दे दी जाए तो वो जो है उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और नहीं तो फिर
4 का बदला 40 से लेंगे। अब ये 4 क्या है, तो 4 वो विधायक थे जो विधायक ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़के 2020 में आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है 5 में से 4 विधायक टूटकर सीधे आरजेडी की ओर चले जाते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि इन लोगों का प्रयास सीधा है कि ओवैसी का, कि हम प्रेशर करके, जिस तरीके से अभी देखिए चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ओवैसी का जो है हैदराबाद से यहां आकर लगातार कैंपेनिंग करना, यानी ये बताता है कि ओवैसी ये चाह रहे हैं कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में यदि महागठबंधन के साथ वो मिलकर लड़ते हैं तो 5 से 6 सीटें जो है कम से कम वहां पर वो जीत कर आ जाएं। तो ये दावेदारी के लिए वो दबाव बना रहे हैं। अब देखिए समझना ये होगा कि क्या इस दबाव में जो है आरजेडी आती है, इस दबाव में कांग्रेस आती है, तो निश्चित रूप से यदि आपको सीमांचल के क्षेत्र को आप माइनस नहीं कर सकते। सीमांचल का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है, और वहां यदि मुस्लिम एकजुट होंगे तो वो पार्टी जो है वो पार्टी जीत जाएगी, जो पिछली बार ओवैसी ने करके दिखाया था। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आप अगर हम फिर एक आंकड़ों को अगर देखें तो आप देखें कि 2020 से अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को जो है लोकसभा वार, मैं 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसकी बात कर रहा हूं, वहां पर 6 सीट जो है कांग्रेस ने विधानसभा वार उसमें लीड पाया था 6 सीट पर, वहीं विधानसभा सीट पर। वहीं आरजेडी ने 2 सीट पर, पप्पू यादव की पार्टी ने 4 सीट पर जो है बढ़त पाई थी। तो यह समझा जा सकता है कि यानी कि 12 सीट पर जो है महागठबंधन जो है फ्रंट पर थी, और 12 सीट पर जो है एनडीए अलायंस फ्रंट पे थी, यानी कि नेक टू नेक फाइट है। ऐसे में ओवैसी दबाव दे रहे हैं कि अगर हम दबाव देते हैं तो उनको पता है कि यदि हम चुनाव लड़ जाएंगे तो नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी होने जा रहा है। तो ये दबाव की एक प्रक्रिया चल रही है, और उस दबाव में मुझे लगता है कि ओवैसी को सफलता मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें, हम उस इलाके से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखें कि उधर उस इलाके का जो सीट है, उस सीट बंटवारे में आप कहीं ना कहीं वहां पर 2 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, और वहीं 1 सीट जो है वो आपको अररिया सीट जो है वो बीजेपी के पास है, पूर्णिया सीट जो है पप्पू यादव के पास है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी वो जो गढ़ है वो गढ़ बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी ये चाहेगी कि ओवैसी को जो है जोड़ा जाए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो दे रहे हैं ये आरजेडी पर तो है ही, कांग्रेस पर भी है। अब कांग्रेस क्या उस क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस उनका रहा है उस आधार पर कांग्रेस चाहेगी कि हम अपने से एडजस्ट करें या आरजेडी से एडजस्ट करें, तमाम ये चीजें हो सकती है। अब देखिए इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि पिछली बार क्या कुछ हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो उसको एक हिरार्की के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जोकीहाट से जब विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो जोकीहाट में शाहनवाज आलम और सरफराज जो है ये दोनों प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, और दोनों अपने भाई थे। लेकिन उसके बाद जो है आरजेडी से जो है सरफराज थे, शाहनवाज जो है ओवैसी की पार्टी से थे, और वो चुनाव जो है 7383 वोटों के अंतर से जो है ओवैसी जी की पार्टी जीत जाती है। तो ऐसे में 1 सीट वहां उन्हें मिला था। दूसरी सीट की अगर हम बात, ये जोकीहाट जो है अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था। अब किशनगंज की अगर बात करें हम तो बहादुरगंज का सीट जो है उन्होंने लिया था। अब बहादुरगंज के सीट का समीकरण आप समझे, मोहम्मद अंजार जो है वहां से चुनाव लड़ते हैं और 85,855 वोट लाते हैं। वहीं पर लखनलाल पंडित जो है वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और 40,640 वोट लाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो वहां मतदाता हैं उन्होंने मोहम्मद अंजार को 51% वोट कास्ट किया और 45,215 से ज्यादा मतों से वो जीतते हैं। तो आप समझें कि कितना कंपनसेट करना है। अगर इतने वोट का मार्जिन जा रहा है तो ओवैसी को वहां पर मजबूत माना जाएगा। आप अगर वहीं पर आप किशनगंज के तहत जो है कोचाधाम विधानसभा क्षेत्र जो आता है, अगर उस सीट की बात करें तो वहां मोहम्मद इजहार अशरफी जो है वो चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने जो है 89,893 वोट का लाया। वहीं पर मुजाहिदीन आलम जो है जेडीयू से लड़ते हैं और 43,750 वोट लाते हैं। यहां पर जरूर जेडीयू को कह सकते हैं आप कि जेडीयू यहां पर शिकस्त जेडीयू को मिला था, दूसरे स्थान पर जेडीयू थी। यहां भी उनकी पार्टी जो है 36,130 वोटों से जो है मार्जिन से, मैं मार्जिन बार बार इसलिए बता रहा हूं कि एक होता है कि आप 5,000 से जीत रहे हैं, 2,000 से जीत रहे, नहीं, आप जीत कितने से रहे हैं तो आप आधे से या आधे से ज्यादा से या आप 40 to 60% वोटों के मार्जिन से आप जीत रहे हैं। वहीं आप पूर्णिया के अमौर सीट की अगर बात कर लें तो वहां से
अख्तरुल इमाम जो है वो 94,459 वोट लाते हैं और सबा जफर जो जेडीयू से हैं वो लाते हैं 41,944 वोट। यानी कि यहां भी जो हार का मार्जिन है वो 52,515 वोट के मार्जिन से जो है चुनावी शिकस्त मिलती है। ओवैसी की पार्टी जो है जीतती है इसमें और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहती है। यहां पर अगर आप फिर 22 सीट की बात कर लें तो वहां सैयद रुकनुद्दीन जी लड़ते हैं चुनाव और वो जो है 68,416 वोट लाते हैं। वहीं पर विनोद कुमार जो है जो बीजेपी से थे 52,043 वोट लाते हैं। यानी कि 16,393 वोट से जो है कहीं ना कहीं उनको शिकस्त मिलती है और यहां आरजेडी जो है तीसरे स्थान पर रहती है। तो कहा जाएगा कि देखिए ओवैसी की पार्टी जो है वो लगातार इन सीटों के आंकड़े से ये समझ में आता है कि वो कहीं बीजेपी को नुकसान, कहीं जेडीयू को नुकसान, लेकिन मैक्सिमम पार्ट अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हो रहा है तो वो महागठबंधन को हो रहा है, क्योंकि वो सीट जो है मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। अगर उस सीट पर अगर पोलराइजेशन एक साथ, चूंकि मुस्लिम मतदाताओं में ऐसे भी होता है कि भाई जो जीत रहे हैं हम उनकी तरफ जाएं, ये एक अमूमन उनकी तरफ उनके पास होता है कि भाई हम किसी दूसरे की तरफ नहीं जा रहे। ओवैसी जिस तरीके से अभी मुसलमान मतदाताओं को लगातार ये माने आप देखें अटैकिंग मोड इसको कहा जा सकता है कि वो लगातार कह रहे हैं कि आप जो है एकजुट सिर्फ हो जाएं तो मोदी और अमित शाह को हम बदल सकते हैं। तो ये एक जो मैसेज वो देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम आने वाले समय में यदि इनको एकजुट करके चुनाव लड़ते हैं तो फिर हो सकता है कि ये सीटें हमारे पास जो है ये सीटें आ जाए। और देखिए इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं नक्षत्र न्यूज ने अररिया के सांसद प्रदीप जी से जब बात की थी तो बीजेपी को भी खासकर हमने देखा कि उन सीटों पर यह उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ आए। ये बीजेपी उम्मीद जता रही है और सांसद ने तो खुले ओपन तरीके से कह दिया कि हमारे पास जो है हमको भी कुछ मुस्लिम वोटरों ने वोट किया था तो हमको उम्मीद है कि इस बार मुस्लिम वोट जो है, तो यानी कि मुस्लिम वोट जो है बहुत ज्यादा फैक्टर रख रहा है। इस फैक्टर में ओवैसी को अब चांस ये लेना है कि ओवैसी अगर अपनी माने प्रेशर पॉलिटिक्स में अगर कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है कि ओवैसी की पार्टी को यदि 6 से 7 सीटें भी अगर मिल जाती है तो मुझे लगता है कि वो संतोष करेंगे उसमें और 6 से 7 सीटों में से उनका यही रहेगा कि भाई 4 से 5 सीटें फिर से जीत कर आई जाए। और यदि वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर तो डैमेज की स्थिति होगी। तो एक मंथन का दौर जो है आरजेडी के अंदर भी चल रहा है और कांग्रेस के अंदर भी चल रहा है कि क्या ओवैसी जी को इन कराया जाए, क्योंकि खुलेआम ओवैसी कह रहे हैं कि यदि आप हमें साथ नहीं लेंगे, हमारी पार्टी को साथ नहीं लेंगे, क्योंकि उनके प्रदेश उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार जाके बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव को हमने पत्र लिखा, हमने तेजस्वी जी को पत्र लिखा, लेकिन ये लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो फिर लास्ट में यही होगा कि ये मत कहिएगा कि मम्मी मम्मी मुझे जो है चॉकलेट नहीं मिला, एक चॉकलेट नहीं मिला, मेरा चॉकलेट कोई छीन के ले गया। ऐसी तमाम बातें जो है खुले मन से ओवैसी कह रहे हैं और इसका टारगेट जो है मुख्य रूप से यही है कि वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है ये महागठबंधन में उनको शामिल कराया जाए और महागठबंधन के साथ जो है वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर जो है। लेकिन अब देखिए मजबूरी ये है कि आरजेडी ने जिस 4 विधायक को अपने यहां लेकर आरजेडी गई, ओवैसी से तोड़कर जिनको लेकर गई, अब जोकीहाट के विधायक जिनको आपने मंत्री भी बनाया था, यदि ये 4 सीट ओवैसी का पहला दावा होगा कि मुझे जो है ये 5 सीट मुझे पहले दें, तो अब आप जो 4 विधायकों को तोड़कर लेकर गए थे अब उनका क्या होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं तेजस्वी को जो है इसी चीज का मुख्य रूप से आकलन होगा कि भाई इसको हम किस रूप में लें, उन विधायकों का क्या होगा, क्योंकि डिमांड तो उनकी सीधे तौर पर उन्हीं सीटों पर होगी कि मुझे ये 5 सीट तो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये 5 सीट आप मुझे दें। तो अब या तो वो विधायक फिर से ओवैसी जी की पार्टी में आए और वहां से चुनाव लड़े, या ओवैसी को वो लोग विधानसभा का जो है उसमें शामिल नहीं करें, महागठबंधन के शामिल नहीं करें। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी अपने कदम जो जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, दबाव देने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हर जगह से उन्होंने जो है तेजस्वी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब तेजस्वी को तय करना है और कांग्रेस को, खासकर मैं कांग्रेस का मैंने इसलिए लोकसभा चुनाव का भी आंकड़ा आपके सामने रख दिया कि कांग्रेस के अंदर भी होगा कि जो मैंने लोकसभा में जिस तरीके से बढ़त पाई थी विधानसभा वार, कहीं वो जो है उसमें हमको नुकसान होता हुआ ना दिखे। तो ये तमाम चीजें जो है कांग्रेस के जहन में भी होगा और मुझे लगता है कि 2-4-5 दिनों में पटाक्षेप हो जाएगा। ओवैसी जिस तरीके से लगातार सीमांचल के हर क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं और एक प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, आप देखें कि उनकी कोई भी सभा हो वहां जनसैलाब सा उमड़ जा रहा है, लोग जो है हुजूम में जो है लोग वहां पर जुड़ रहे हैं, लोग को कनेक्ट कर रहे हैं ओवैसी, और अपनी बातों से किसी तरीके से वो ये कोशिश हमेशा कर रहे हैं कि खासकर जो मुस्लिम वोटर, उनके जो वोटर हैं, उस वोटर को किसी तरीके से जो वो कन्विंस करके जो है वोटिंग केंद्र, मतदान केंद्र
तक जो है वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा कह रहे हैं कि सिर्फ भीड़ लगाने से चीजें नहीं बदलेगी, आपको मतदान केंद्र तक पहुंचना होगा। आप मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे तभी जो है सियासत बदलेगी और अमित शाह और मोदी जैसे नेता जो है सत्ता से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। इस तरीके की तमाम बातें जो है लगातार ओवैसी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं ओवैसी की पार्टी की हर खबर और तमाम जो है आरजेडी हो, कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस, तमाम खबरों पर जो है हमारी निगाहें लगातार बनी रहेगी। फिर अगले दिन किसी अपडेट के साथ आपके साथ फिर से होगी मुलाकात।